हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था और उसी सेक्शन को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो चार जो पॉइंट्स थे हम लोग, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो उसको ज़रूर देखिए और उसके बाद में हम लोग आगे के फीचर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम। आपको ये बात तो पता ही है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम हमने पूरी तरह से अपनाया था। जुडिशरी में जो हमने अपनाया, मतलब न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था जो है वो हमने अमेरिका से अपनाई है ना। तो देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में। क्योंकि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह से ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो सर्वे सर्वा है, उसी तरह से भारत में भी जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन है, हमारा प्रधानमंत्री है ना। रियल, वास्तविक जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है वहाँ पर। जो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिसके अंदर वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं। अच्छा, आपको ये बात पता है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। पहले तो दो तरीके हैं, पहले तो डायरेक्ट इलेक्शन से होता है और उसके बाद फाइनल जो है, फाइनल से जो है ना, वो किसका होता है, जो गवर्नरिंग, जो काउंसिल होती है उनकी, राज्यों की जो पूरी समिति होती है, वो लोग जो मेंबर्स हैं वो लोग क्या है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को बनाते हैं। तो हमेशा जो है 20 जनवरी को फिर क्या है, 20 जनवरी 2021 को नए प्रेसिडेंट की घोषणा हो जाएगी अगले साल। तो अमेरिका में जो है हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, भारत में भी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन रियल एग्जीक्यूशन पावर जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। क्योंकि जो पॉपुलर वोट है वो किसका है, प्रमुख जो वोट है वो प्रधानमंत्री के पास है। तो यही सिस्टम ब्रिटिश में भी है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। The parliament system is based on the principle of cooperation and coordination between legislative and executive organ। अब मैंने आपको बार बार बता दिया है कि लेजिस्लेटिव जो है उसका मतलब होता है विधायिका और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है व्यवस्थापिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब मंत्री परिषद। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है मंत्री परिषद, है ना। और लेजिस्लेटिव का मतलब है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे एमपी ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, तो वो सभी जो लोग हैं ना, 552, जो कि अब तो 2 हटा दिए गए हैं, 550 ही रह गए हैं। और जो राज्यसभा में जो कुल मेंबर है, जो है नॉर्मली 245 के करीब होते हैं। तो देखिए 245 होते हैं, राइट। तो देखिए ये जो है, तो ऑर्डिनेशन है ना, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये बात आपको पता ही है। और जो मंत्री परिषद भी बनता है वो किसका बनता है, जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो है सबसे बड़े बहुमत के साथ आई है उसका पूरा मंत्री परिषद रहता है। और उसी पार्टी में से एक को उस दल का नेता चुना जाता है और वही जो दल का नेता है वही प्रधानमंत्री बनते हैं। तो देखिए, while the presidential system is based on doctrine of separation of power between two organ, जबकि जो प्रेसिडेंट सिस्टम होता है ना वो दोनों को अलग करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो विधायिका है, वो एक अलग ऑर्गन होता है जो कि है ना वहाँ पर सीनेट्स हैं, वहाँ के गवर्नर्स हैं, उनके द्वारा होता है। और जो एग्जीक्यूशन है ना, रियल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेट, पूरे के पूरे होल नेशन का, अमेरिका का जो कंट्रोल करता है वो प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो निर्माण करने वाले हैं, जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो तो प्रेसिडेंट हैं, और जो लेजिस्लेचर है वो सभी राज्यों में अपने अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन यहाँ पर जो है भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका और व्यवस्थापिका दोनों जो है एक तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम को क्या बोला जाता है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम। देखिए, वेस्टमिंस्टर एक्चुअल में क्या है, वेस्टमिंस्टर वह जगह जहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट है। जैसे भारत में जो पार्लियामेंट है वो कहाँ है, रायसीना हिल दिल्ली में। तो उसी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो वेस्टमिंस्टर। तो वेस्टमिंस्टर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी पार्लियामेंट सिस्टम को वेस्टमिंस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संसद है वो वहीं पर लोकेटेड है। तो ये बात समझ में आ गई है कि आपको। तो और जो मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है कि वही जवाबदेही सरकार होगी, और कैबिनेट जो है ना उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। कैबिनेट का मतलब मंत्रिपरिषद की, है ना। The Constitution established parliamentary system not only by center but also in the state। न सिर्फ
जो है केंद्र में है बल्कि राज्यों में भी ऐसा ही सिस्टम है। वहाँ पर भी रियल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद। और जो भी कानून बनाने वाली व्यवस्था कौन होती है? जो विधानसभा में लोग हैं। और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो वो लोग जो हैं किसी भी प्रकार के राज्य में जो भी प्रावधान बनाने वो मिलकर बनाएंगे। और उनका एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव का मतलब व्यवस्था कौन करेगी, निर्माण कौन करेंगे, फाइनल एग्जीक्यूशन कौन करेगा? तो वो मंत्रिपरिषद, और उसके हेड कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे राज्य में। तो राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। तो इसी सिस्टम को बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। जबकि आपको समझ में आ गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे अलग है, कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग होंगे। तो अभी आपको इंग्लिश में टर्म समझ में आती होंगी कि लेजिस्लेचर क्या होता है और एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए, इस तरह के सिस्टम में एक तो नॉमिनल कौन है? जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, वो केवल नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि उसकी केवल सिग्नेचर और मोहर लगते हैं, लेकिन वो किसके अनुमोदन पे काम करता है? मंत्रिपरिषद के। और पार्लियामेंट सिस्टम में रियल एग्जीक्यूटिव तो होते ही है, जिनको क्या बोला जाता है? कैबिनेट मंत्री जो है ना। फिर आ रही है बात मेजॉरिटी पार्टी रूल। भारत के अंदर मेजॉरिटी पार्टी रूल है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी भी वर्तमान जो सरकार है ना, वो बहुत बड़े सीटों के साथ में आई, और इसीलिए उसको क्या पॉपुलर वोट के कारण जो है वो जो है प्रधानमंत्री उसी दल का नेता है ना, जैसे बीजेपी के अभी वर्तमान में। और जो है 2014 से पहले जो है कांग्रेस में थे, है ना, जिसको क्या बोलते थे। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि NDA अभी कौन सी NDA चल रही है? अभी NDA सेकेंड चल रही है, आपको पता है ना। आप मुझे बताइए NDA की फुल फॉर्म क्या है? और एक है UPA। तो आप NDA और UPA से क्या समझते हैं, और इनके फुल फॉर्म में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, इसका मतलब कैबिनेट का भी उसमें रोल रहेगा, और जो MLA MPs हैं जो भी प्रावधान बना रहे हैं, क्योंकि उनको प्रश्न काल में प्रश्न पूछने का हक है, वो कभी भी संसद का जो सत्र चलता है उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोनों ही जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की सामूहिक जवाबदेही है किसी भी प्रकार के प्रावधान में। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको आपको ये बात पता है ना, 6 महीने के अंदर अंदर उनको यदि किसी बाहर से व्यक्ति को बैठा दिया जाता है किसी मंत्रिपरिषद में पद पर, किसी भी मंत्री बनाकर बैठा दिया जाता है, तो उसको विदिन 6 मंथ, है ना, 6 मंथ लॉ रूल कहा जाता है। ये 6 महीने के अंदर अंदर उसको, है ना कहीं से चुनाव जीत के आना होगा, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में। और वैसे यदि राज्यों की बात है तो विधानसभा में या विधान परिषद में। अभी आपको पता होगा कि वर्तमान में जो उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के जो उद्धव ठाकरे हैं, तो वो जो है ना चुनाव लड़के नहीं आए थे, उनको तो डायरेक्टली बस है ना मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो चुनाव लड़के नहीं आए। और ऐसा भारतीय संविधान में है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको, जैसे मान लीजिए नवंबर में शायद महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, तो उसके 6 महीने बाद मई तक, है ना, मई 21-22 तक उन्हें जो है ना कहीं से भी चुनाव को जीत कर आना पड़ेगा, और तभी वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस मुख्यमंत्री के तौर पर। तो देखिए, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर, ये बात क्लियर हो गई। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, राज्यों में चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये सभी किसकी बात चल रही है? पार्लियामेंट्री, संसदीय प्रणाली की बात चल रही है, राइट। राष्ट्रपति प्रणाली जो है वो अमेरिका में है, और वहाँ पर विधायिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग ऑर्गन होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जब भी कभी यदि, है ना, केंद्र में बहुमत नहीं दिखा पाती कोई एक जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस केस में क्या होता है, जो है निरस्त भी हो जाता है, पूरा लोकसभा रद्द भी हो जाती है, कैंसिल भी हो जाती है ना, डिसोल्यूशन भी हो जाता है। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न, वैसे तो भारतीय जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, वो अंग्रेजों के पैटर्न पर आधारित है। देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टू, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। वो क्या है, वो आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। भारतीय संसद के पास संपूर्ण शक्ति नहीं है, क्योंकि कुछ शक्ति जो है ना मंत्रिपरिषदों के पास भी होती है, तो संपूर्ण शक्ति नहीं है, सॉवरेन बॉडी नहीं है, ठीक है। एक तो ये बात, सॉवरेन का मतलब संप्रभु नहीं है। फर्दर द इंडियन स्टेट हैज़ एन इलेक्टेड हेड वाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज़ हेरेडिटिक हेड। तो भारत जो कि रिपब्लिक कहलाता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पद जो है राष्ट्रपति का पद, वो व्यक्ति चुनकर आता है, जबकि वहाँ पर ब्रिटिश क्राउन है, तो वो हेरिडिटी है, मतलब जो है वंशवाद है वहाँ पर, ठीक है।
तो ये दो अंतर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पूर्णतः संप्रभु है और दूसरा कि हेरेडिटिक सिस्टम होता है वहाँ पे। तो इन दो पॉइंट से जो है ना भारत ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम से, संसदीय प्रणाली से थोड़ा सा अलग है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इंडिया और ब्रिटेन द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकम सो सिग्निफिकेंट, दोनों में ही प्राइम मिनिस्टर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप कभी भी देखना, प्रधानमंत्री जो है ना सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो कि सभी दलों को लेके चल सकता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति होता है हमेशा, कभी भी देख लीजिए आप, है ना। तो ये देखिए, तो जो है प्राइम मिनिस्टर बिकम सिग्निफिकेंट और बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाइक कॉल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। तो इसीलिए आजकल जो कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ना बोल के प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट बोलते हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि भारत में जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफिस, उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला भारतीय प्रधानमंत्री में इतनी शक्ति आ जाए। तो प्रधानमंत्री ने ना सारे के सारे मंत्रालयों के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं और विशेष अपने पास है ना बहुत ज़्यादा संख्या में जो है ना ब्यूरोक्रेट्स, जो अधिकारी लोग हैं उनको रखते हैं और इस तरह से वो पूरे भारत के प्रशासन पर नज़र रखते हैं। तो इंडियन पीएमओ बिकम मोस्ट पावरफुल इन द एरा ऑफ नरेंद्र मोदीज प्राइम मिनिस्ट्रियलशिप। तो ठीक है, तो पीएमओ के बारे में आपको पता चला, बहुत ज़्यादा अधिकारी हैं। पहले अधिकारी कुछ 200, 250, 300 रहा करते थे उनके पीएमओ में, आज की तारीख में 1000 से ऊपर पीएमओ में अधिकारी बैठते हैं। तो ये बहुत जो है प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं भारत के, है ना। तो सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखो आप अमेरिका की बात करेंगे ना तो वहाँ पर जुडिशियल सुप्रीमेसी है, और यदि आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो वहाँ पर है ना संसदीय संप्रभुता है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। और जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ मिलेगी आपको, यूएसए में, अमेरिका में। लेकिन भारत ने इनका दोनों का मिक्स किया, दोनों को एक बहुत ही प्रबल शक्ति दी है। जब भी चाहें जजेस, जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट कभी भी जुडिशियल रिव्यू, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन करके, जुडिशियल रिव्यू करके कभी भी जो नए कानून बनाए हैं संसद ने, उसको कभी भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उनको बिल्कुल खारिज कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा 99वां संविधान संशोधन, NJAC, है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, ये 99वां संविधान संशोधन था। और इसको जो है ना हमारी जो जुडिशरी है, मतलब जो न्यायपालिका है, संसद, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि संसद जो है ना वो जुडिशरी के दायरे में आके ये करती है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा ना वहाँ पर इस नए पैनल के आधार पे होगा। और वो NJAC है क्या, ध्यान से सुनिए बात, ये बात थोड़ी सी आपके लिए टेक्निकल हो सकती है लेकिन बहुत सिंपल है। और 99वां संविधान संशोधन बिल्कुल रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए 5 मेंबर्स होंगे, उसमें से एक तो चीफ जस्टिस होंगे, 2 जो हैं जज होंगे, एक जो है लॉ मिनिस्टर, जो है भारत के लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन चल रहे हैं, है ना। और उसके अलावा एक एमिनेंट पर्सन होगा। तो इससे क्या होता कि जो अपॉइंटमेंट है जजेस का, वो कहीं ना कहीं जो है उसको संसद प्रभावित करती। जब संसद उस चीज़ को प्रभावित करने लग जाएगी, इसका मतलब तो संसद ने जो है ओवर रीच कर लिया दायरा किसका, जुडिशरी का। जबकि जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, उसका दायरा तो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, तभी तो ये स्वच्छंद रूप से काम कर पाएंगे, वरना तो संसद हावी हो जाएगी। और भारत में क्या है, तीनों पायों पर कुछ हद तक तीनों का आपस में एक दूसरे पर कंट्रोल होता है। तो इसलिए क्या है, जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, 99वां संविधान संशोधन NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसमें कितने मेंबर्स बनाए थे और ये कौन सी गवर्नमेंट ने पारित किया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में आते ही ये पहला काम किया था। अब आप पूछेंगे कि ऐसा काम किया क्यों था। देखिए अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है फिर से। ऐसा काम इसलिए किया था क्योंकि हम पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होते हैं और जितने भी जजेस हैं, वर्तमान में 33+1 है ना, वर्तमान में 33+1 है, मतलब 34 हो गए टोटल। तो ये लोग सभी जो है ना, ये जो
पहले से जो जजेस चल रहे हैं ना, वो हमेशा नया जो जज आता है ना उसको फेवर करते हैं, अपने आदमी को बैठाते हैं। मतलब देयर इज अ एब्स्ट्रूजली नेपोटिज्म इन आर जुडिशरी, बहुत ज़्यादा भाई भतीजावाद है। तो आप कुछ है ना 250-300 परिवार हैं, इतने समय से भारत की जुडिशरी चल रही है 1950 से, तब से है ना केवल 250 परिवार के ही सदस्य जो है ना वो इस जुडिशरी में जजेस बने सुप्रीम कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है, और इससे क्या होता है, जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी की कमी आती है, क्योंकि इतने सारे लोग जो है ना केवल एक ही घर से या किसी न किसी के द्वारा फेवर किए गए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जजेस बने। तो इस तरह से क्या है, इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने आते पहला कदम उठाया था NJAC को लाकर। तो ये बात समझ में आ गई। तो भारतीय संविधान जो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, मतलब दोनों ही सुप्रीम है। तो कैसे, देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये मैंने आपको बता दिया। और जुडिशियल सुप्रीमेसी किससे रिलेटेड है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, याद रखना। जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम एंड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन द एग्जिस्ट इन US। देखिए, भारत के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से ही 99वें संविधान संशोधन को जो संसद ने पारित कर दिया था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन के लिए हमेशा जो है ना पेटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में है ना पेटिशन लगती है ना, रिट पेटिशन लगती है कि है ना ये सब चीज़ है ना गलत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का दायरा इससे कम हो जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, जुडिशियल रिव्यू जितना ताकतवर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में है ना, इतना भारत में नहीं है। तो ये बात एक याद रखना। तो भारत ने दोनों का सिंथेसिस मिक्सचर लिया, ब्लेंड सिस्टम लिया है ना, ब्लेंडेड सिस्टम। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जबकि भारत जो प्रोवाइड कराता है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कभी भी आ जाए ना तो हमेशा याद रखना ये USA से लिया गया है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब वहाँ के नागरिकों को पूर्ण शक्ति है, वहाँ के नागरिकों को, भारत में जब भारत के नागरिकों की बात आती है और है ना जीवन के अधिकार की जब बात आती है ना, लाइफ की बात आती है ना, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, तो वो 21वां जो अनुच्छेद है, हमारे 21वां जो अनुच्छेद है ना वो राइट टू लाइफ है, और ये हमने जापान के संविधान से लिया था, है ना। तो देखिए, राइट टू लाइफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, जबकि भारत में क्या है, देखिए भारत में क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश, जो भी नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा या संविधान में दिया हुआ है उसमें जितने भी कानून बताए हैं उतनी ही शक्ति यहाँ के लोकल लोगों को मिलेगी। लेकिन अमेरिका के लोगों को पूर्ण शक्ति है ना, उनके लोगों को भारत से ज़्यादा शक्ति है एज ए डेमोक्रेसी। तो कभी भी चाहे सरकार, तो भारतीय लोगों का जो आर्टिकल 21 है जिसमें जीवन का अधिकार दिया हुआ है ना, राइट टू लाइफ दिया हुआ है, उसमें कभी भी संशोधन करके उन्हें कम ज़्यादा कर सकती है। लेकिन अमेरिका के संविधान में इतना पावरफुल है कि वहाँ पर जुडिशरी जो है ना सभी नागरिकों को बहुत ही पावरफुल कानून देती है, कोई आर्बिट्रेशन करने की बात, मध्यस्थता की बात नहीं होती है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो दीज टू टर्म्स क्या आपको समझ में आ गई है? आप मुझे बताइए, आप कहीं और से पढ़ के भी मुझे समझाइए कि क्या आप मुझे समझा सकते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड का मतलब जो जो कानून समय के साथ साथ बनते चले गए, है ना, उससे संबंधित। Therefore, the framer of the Indian Constitution have preferred proper synthesis। तो दोनों का सिंथेसिस मिक्सचर लिया है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना का पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड अमेरिका का जुडिशियल सुप्रीमेसी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वन हैंड कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कभी भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के किसी भी मुद्दे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जैसे उन्होंने 99वां संविधान संशोधन को खारिज, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसके माध्यम से? न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। देखिए, आपको एक एक बात समझ में आ रही है क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आप एंजॉय कर रहे हैं क्या क्लास को? क्या मुझे लेवल को कम करना चाहिए क्या? इन पॉइंट्स को ज़रूर बताइए। लेकिन यदि आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं ना, तो आपको अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ानी पड़ेगी,
क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस का पेपर का लेवल है बहुत ज़्यादा डे बाय डे ऊपर आता जा रहा है, बहुत ही लोअर लेवल के पेपर में ना बहुत एडवांस क्वेश्चंस आने लग गए हैं, और उसके आंसर्स आप तभी दे सकते हैं जब आपको एकदम इमेज या पिक्चर एकदम क्लियर है, ठीक है। तो देखिए, द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। जो है ना, पार्लियामेंट जो है ना वो संविधान के मेजर भाग को संशोधित कर सकती है, लेकिन जुडिशरी को भी ये पावर दे रखी है कि न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से कभी भी किसी कानून को, है ना, बनाए हुए कानून को जो कि जो है जुडिशरी को लगता है कि गलत है, उन्हें स्ट्राइक डाउन या हटा सकती है। अब एक और बात आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। भारत में इंटीग्रेटेड भी है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है केंद्र में, राज्यों में हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है ना, और फिर सेशन कोर्ट्स हैं। तो इस तरह के जो कोर्ट्स होते हैं। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि वो किसी पर भी निर्भर नहीं है, जिस तरह से भारतीय जुडिशरी को पावर दी हुई है कि वो, है ना, पूर्णतया जो है अपने नियम कानून आराम से चला सकती है। और इसके लिए क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जजेस को पैसा मिलता है, उनके जो है ना, जो भी प्रोसेस एक बार बन गया कि उनको कभी भी किसी भी जज को हटाना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ना, इतना आसान नहीं है किसी भी जज को हटाना। तो इस तरह के जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी, उनको बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट, कि वो इंटीग्रेटेड भी है, इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़ा हुआ भी है ना, अखंडता भी है उसमें, और इंडिपेंडेंट भी है, और है ना बिल्कुल स्वतंत्र भी है। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र भी है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप लेवल ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन कंट्री। सबसे ऊपर का हेड कोर्ट कौन सा है भारत का? तो सुप्रीम कोर्ट है। इफ़ देर आर हाई कोर्ट्स एट द, और वैसे ही क्या है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट दे रखा है, तो यही क्या इंटीग्रिटी है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कोर्ट्स दे रखे हैं। अंडर द हाई कोर्ट्स देर इज हायरार्की ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे सेशन कोर्ट्स वगैरह होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, अदर लोअर कोर्ट्स भी होते हैं। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉ। तो ये सिंगल सिस्टम है कि वो स्टेट के नियम को भी अपनाएगा और सेंट्रल के लॉ को भी एनफोर्स करेगा, लागू करेगा। एनफोर्स का मतलब लागू करना। अनलाइक इन यूएसए वेयर द फेडरल लॉ आर एनफोर्स्ड बाय फेडरल जुडिशरी, लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है, एक ही जज जुडिशरी है और वह फेडरल मतलब संघीय नियम लागू करता है, जबकि राज्य में हाई कोर्ट्स लागू कर सकते हैं और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से भारत जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। द सुप्रीम कोर्ट इज फेडरल कोर्ट। भारत के सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे? फेडरल कोर्ट है, क्योंकि उसकी जो जुडिशियल रीच है वो पूरे भारतवर्ष में, और इसी को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील भी कहते हैं, और गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाके गुहार लगा सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो आप सीधा रिट लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा आपकी बात। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े देश में सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में अपना दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट ही जो है ना संविधान की व्याख्या करता है, उसका गार्जियन, उसका देख रेख करने वाला भी सुप्रीम कोर्ट ही है। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन एंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल जो है ना स्वतंत्र बनाया। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, कि जजेस का एक है ना सिक्योरिटी दी है कि वो इतने समय तक जो है एज ए जज काम कर सकते हैं। उनका फिक्स सर्विस जो है कंडीशंस होता है फॉर द जजेस कि उनकी फिक्स सर्विसेज रहेंगी। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रोहिबिशन ऑन द डिसीजन ऑन कंडक्ट ऑफ द जजेस इन द लेजिस्लेचर, कि कोई भी, प्रोहिबिशन का मतलब मनाही है कि जो कंडक्ट है, कंडक्ट का मतलब कि उनका आचरण कैसा है, जजेस का किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं हो सकता। तो ये सब इम्यूनिटीज़ दिए है ना, कि कोई भी अन्य लोग इसके ऊपर हावी नहीं हो सकते जजेस के ऊपर, वरना उनकी जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, वो तो खत्म हो जाएगी, हनन हो जाएगा। बट ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट पावर टू पनिश, लेकिन यदि वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने पहले कुछ गलती की है तो उनको पनिश किया जा सकता है फॉर इट कंटेम्प्ट वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। और इसीलिए जुडिशरी को व्यवस्थापिका एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है ताकि वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम
कर सके, और यदि हमारी संसद जिसमें विधायिका और व्यवस्थापिका कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स, तो उनको क्या करा जा सके, उन्हें सबक भी सिखाया जा सके। अब बात आ रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की। तो आपको पता है भारत में फंडामेंटल राइट्स मेनली कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। 21वां आर्टिकल कहाँ से लिया है, मैंने अभी बताया था, जापान से, जिसमें जीवन का अधिकार है ना। तो जो पार्ट 3 है जो कि 12 से लेके 35 तक है, वहीं पर फंडामेंटल राइट्स है। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मौलिक अधिकार की जो समिति थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके अध्यक्ष कौन थे, और मौलिक अधिकार की जो सब कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। ये सारी बात मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है ना। राइट टू इक्वालिटी का मतलब सभी समान है, वो 14 से 18 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि है ना, कोई भी जो एक्सप्लॉइटेशन है, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी वो लड़ सकता है ना। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो जो है 14 साल से छोटा है, और वो है ना इस तरह के हैजार्डस का मतलब है जहाँ पर चोट लग सकती है उसे, या जो है पटाखों की जगह पे काम कर रहा है, जहाँ पे पटाखे बन रहे हैं, तो उनको जो है उनके अगेंस्ट जो है ना कानून लाया जा सकता है, और कानून लाया भी गया है, और उन्हें ना सज़ा भी देने का प्रावधान दिया गया है ना। तो देखिए अगला जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता भी दे रखी है। और देखिए धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है, 25 से 28 में, कि जो भी जो व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है। धार्मिक चीज़ों पर टैक्सेस लगने की बिल्कुल रोक है, मतलब टैक्स वगैरह नहीं लगते हैं किसी भी तरह के धर्म को प्रचार करने में, है ना, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो, है ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। देखिए राइट टू एक्सप्लॉइटेशन में यौन उत्पीड़न किसी के साथ हो रहा है तो उसके साथ भी जो है उसके अगेंस्ट जो है हमको ये सभी मौलिक अधिकार दिए, और इन सभी में यदि किसी भी प्रकार का हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, है ना। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल का मतलब है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको पता होगा 31वां जो अनुच्छेद था जिसके अंदर जो है ना, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, है ना, उसका हमारे पास मौलिक अधिकार था। लेकिन ये प्रॉपर्टी राइट्स को जो है ख़त्म करके 300A में डाल दिया गया, और इसका मतलब क्या है कि ये अब मौलिक अधिकार न होकर कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, कानूनी अधिकार का मतलब है कि इसके लिए हमको है ना कोर्ट में लड़ना पड़ सकता है, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी थी कि भारतीय सरकार को यदि किसी लैंड को पजेस करना है, भारतीय सरकार जो है किसी भी प्रकार का जो है पुल का निर्माण करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, या रेल रोड नेटवर्क निकालना है, तो उस केस में जहाँ पर किसी की ज़मीनें आ रही हैं तो उसको सरकार ले सके। ऐसा ना हो जाए कि वो लोग सारे के सारे जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दें, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार में आता है। और जो है ना भारत का जो तेज़ी से भारत को जो ग्रोथ करनी है, तो भारत की ग्रोथ ही रुक जाएगी यदि बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह के डेडलॉक आ जाएंगे। तो ये बात समझ गए आप। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर द प्रोमोटिंग द आइडियाज़ ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, की सभी को जो है ना पॉलिटिकल का मतलब ये है कि राज्य व्यवस्थिक जो है उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है ना, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से। दे ऑपरेट्स एज लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। तो टायरनी का मतलब होता है कि जो दोषपूर्ण या फॉल्टी जो ऑपरेटर्स हैं, है ना, जो भयावह हो सकता है कि कभी भी जो है ना मंत्रिपरिषद ज़बरदस्ती कुछ भी कर दे, या किसी भी तरह का ये कानून लिया है, तो उसके खिलाफ एक तरह से ये है ना एक तरह से मदद करेगा। क्योंकि यदि किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि है ना संसद ने इस तरह का गलत कानून बनाया है, तो संसद ने यदि गलत कानून बनाया है तो और मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए गलत कानून है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ, और उस कानून को पूरी संसद में जो बना है, प्रेसिडेंट साहब ने भी लागू कर दिया है, उसको भी जो है ना संसद को स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे खारिज कर देगा। ये बात समझ में आ गई। तो दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, मतलब क्या है, मैंने बताया ना आपको, रिट लगा सकते हैं। जस्टिसिएबल है मतलब क्या है कि उसके ऊपर न्यायिक पूरी प्रक्रिया है, और
पूरी तरह से वो एनफोर्सिएबल है बाय द कोर्ट फॉर द वायलेशन। किसी भी तरह का यदि वायलेशन होता है उनमें तो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति सीधा सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आपको इन रिट्स के बारे में पता होगा, जो मैं रिट पेटिशन की बात कर रहा था, जो कि आर्टिकल 32 में आती है, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में आती है। तो आर्टिकल 32 में 5 रिट्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की आत्मा कहा था, द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें कौन कौन सी रेट्स हैं तो मैं आपको हिंदी में भी बताता हूँ। देखो ये सारे टर्म इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट है। हीबियस कॉर्पस, हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि जब भी किसी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा जब भी पुलिस ने पकड़ा। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो जब तक मजिस्ट्रेट या जब तक जो मजिस्ट्रेट है वो सज़ा नहीं सुनाता तब तक जो है ना पुलिस वाले उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। और विदिन 24 आवर्स, है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे सामने लाना होगा। वो संडे पड़ जाए तो वो बात अलग है कि कोर्ट चल नहीं रहे तो उसको मंडे को पेश किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो देखिए इनको हम लोग अलग से पढ़ने वाले, तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। मेंडेमस, मेंडेमस का मतलब होता है परमादेश, हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। मेंडेमस का मतलब परमादेश। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध आपने सुना होगा। ये सारे टर्म्स हम लोग आगे बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आ रहा है सर्टियोरी। सर्टियोरी का मतलब होता है, देखिए ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हीबियस कॉर्पस। मेंडेमस का मतलब होता है, मेंडेमस का मतलब है परमादेश। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। सर्टियोरी का मतलब होता है उत्प्रेक्षण, फाइलों को ऊपर पहुंचाया जाए। जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोले तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोले तो उत्प्रेक्षण, फाइलों को ऊपर पहुंचा। को वारंटो, किसी भी अधिकारी ने किस आधार पर, है ना, ये निर्णय लिया है। को वारंटो, अधिकार पृच्छा। तो मैं आपको एक बार फिर हिंदी में बोल रहा हूँ। हीबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मेंडेमस, परमादेश। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, है ना, प्रतिषेध का मतलब उसको बैन कर दिया जाए। सर्टियोरी, उत्प्रेक्षण। को वारंटो, इसका मतलब है अधिकार पृच्छा, है ना। तो उस तरह से फिर क्या होगा, इनके माध्यम से ना रेस्टोर किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा दरवाज़ा खटखटाकर आप इन सभी रिट के माध्यम से जो है ना सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी दायर कर सकते हैं। हाउएवर द फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण शक्ति है, इनको भी कम किया जा सकता है। कर्टेल्ड, कर्टेल का मतलब इनमें कमी लाई जा सकती है। इनमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। इनमें कुछ हद तक जो है ना कुछ एक रेस्ट्रिक्शन भी है, मतलब, है ना, रेस्ट्रिक्शन आपको क्लियर ही एकदम रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। और रिपील्ड बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के द्वारा इसे कम भी किया जा सकता है। किसके द्वारा, कि यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन ला दिया जाए उसके माध्यम से उसको रिपील भी किया जा सकता है। दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। आपको पता होगा कि आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जब भी कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस केस में अनुच्छेद 20-21 के अलावा पूरे सभी फंडामेंटल राइट्स रद्द या खारिज हो जाते हैं। तब आप रिट नहीं लगा सकते सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तब भी 20 और 21 जो है ना वो लागू होता है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट। तो ये बात समझ में आ गई आपको। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको ये बताया, समझ में आ गई होगी बात। आगे चलते हैं। अब देखिए हमेशा एक क्लैश रहता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये जो आते हैं वो आते हैं पार्ट 4 में, पार्ट 4 में आते हैं। और कहाँ से कहाँ तक हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। अब देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी थे। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, देखो ये सारी टर्म्स जो है ना आपको तभी समझ में आएंगी जो मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में इन सबको गवर्नर जनरल वायसराय, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर प्रांतों के जो 11 प्रांत हैं उनके अलग गवर्नर हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग गवर्नर हैं। तो ये आपको है ना पिछले लेक्चर से ही क्लियर हो पाएगा। इन केस यदि आपने नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको मेरे ये वीडियोज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए जिस तरह से 1935 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो एक नीति निदेशक तत्व पारित करते थे कि है ना आप कोशिश करेंगे कि आप अपने राज्यों में ये जो आदर्श मूलक हैं, इस तरह का जो है ना आदर्श समाज हमको बनाना है।
तो ये आप अपने लेवल पे लागू करेंगे। यदि आप कर सकें तो करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब जो है ना, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब फोर्सफुल्ली मतलब लागू नहीं होते। जैसे मौलिक अधिकार तो फोर्सफुल्ली लागू है, तो ये इनजस्टिसिएबल है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इनके ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में आप दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट इज नोवेल फीचर, बहुत ही शानदार फीचर्स थे। नोवेल का मतलब बहुत ही शानदार फीचर्स थे, है ना। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, सोशलिस्टिक, गांधीयन, जो गांधी जी की विचारधारा थी कि गांव जो है बहुत संपन्न होना चाहिए। आपको पता है, यदि गांधी जी जो है 1948 में नहीं मरे होते, 1948 में, है ना, 30 जनवरी 1948 को यदि नहीं मरे होते, तो भारतीय संविधान में गांधीवादी बहुत सारी और बातें भी आती। उनके चूंकि एक्सपायर हो जाने के बाद में इन लोगों ने जो है ना गांधीयन प्रिंसिपल्स को कंपैरेटिवली कम डाला संविधान में, है ना। तो ये तो मैं आपको वैसे ही एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि जब तक आप जिंदा हैं तभी तक आपका एग्जिस्टेंस होता है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे सचिन तेंदुलकर बहुत महान प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन डे बाय डे हम उनको क्यों भूलते जा रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में वो खेलते नहीं हैं। तो जो लगा रहेगा, जो काम करता रहेगा, जो क्रमशः काम करता रहेगा, वही सफलता की ओर अग्रसित हो रहा है और उसी का नाम भी जाना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए, गांधीयन प्रिंसिपल जो थे वो हम लोग देखेंगे आगे, सब कुछ अलग से आएगा। और लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब है बौद्धिक उदारवाद। बौद्धिक, ये उदारवाद का मतलब है स्वतंत्रता सर्व चीज़ में, तो बौद्धिक उदारवाद। तो इन 3 भागों में जो है ना अलग अलग आर्टिकल्स जो हैं अलग अलग भागों में इस तरह से बांटे हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया कि DPSP जो है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, इन 3 भागों में बांटा है, समाजवादी, गांधीवादी और बौद्धिक उदारवादी। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना वो आदर्श हैं और समाज और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए, आर्थिक लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे सीक टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, वो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं, है ना, कल्याणकारी की, सभी को, है ना, सभी गरीबों तक पैसा जाए, सभी की मदद मिले, इस तरह से। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव आर नॉन जस्टिसिएबल। मैंने आपको बता ही दिया कि इसके लिए आप है ना कोर्ट का दरवाजा नहीं खटका सकते हैं। नॉट एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, ना ही कोर्ट्स उसको एनफोर्स कर सकती हैं फॉर देयर वायलेशन, यदि वो उनका जो है ना हनन भी होता है। वायलेट करना मतलब किसी चीज़ में ब्रीचिंग होना, टूटने पर भी, है ना, उसके लिए जो है कोर्ट लागू नहीं कर सकते। यट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स दैट दीज प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कि फिर भी क्या है, संविधान ये बोलता है कि ये फंडामेंटल है ना, बहुत ही बेसिक है, काम के हैं, है ना। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल मेकिंग लॉ। तो कुल मिला के राज्यों को, राज्य का मतलब भले केंद्र सरकार है या राज्यों की राज्य सरकार है, वो कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को लागू किया जाए। देखिए, आप बोलेंगे कि ये इस तरह की है ना, मतलब मनगढ़ंत बात ऐसी क्यों डाली जब वो लागू ही नहीं हो रही है। जब कोई संविधान में बात आ गई तो उसको लागू होना चाहिए था। अब ये हवाबाजी क्यों करिए कि उन्होंने लिख दिया लेकिन लागू करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। एक्चुअल में क्या है कि जब भारतीय संविधान, भारत स्वतंत्र हुआ था, तब भारत के पास न तो आर्थिक शक्ति थी, ना ही सामाजिक शक्ति थी। भारत अपने आप को कैसे मैनेज किया है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे मैनेज किया है। आज की तारीख में भारत बहुत ही एडवांस और मॉडर्नाइज कंट्री है। तो डे बाय डे जो है ना नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जा रहा है, अलग अलग सरकारों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, है ना, इसको लागू किया जा रहा है। जैसे हम लोग बार बार जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि सभी पूरे देश में कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होना चाहिए, सब में एक जैसे मत होने चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात होती है बार बार, जैसे भी कोविड-19 चल रहा है तो सभी को जो है ना कम से कम 5-6 हज़ार रुपये जो है ना सरकार को देने चाहिए। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ना वो कई देशों में लागू है कि सरकार खुद, और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता जो होता है ना, बेरोजगारी भत्ता, और महिला और पुरुष जो है, कभी भी महिला और पुरुष को बराबर पैसे पेमेंट नहीं मिलते थे, आज भी नहीं मिलते हैं, लेकिन है ना सरकारें भविष्य में जाके इस पर कोशिश करेगी और जो है ना इगैलिटेरियन समाज, जिसमें सभी बराबर होंगे, इस तरह की जो आदर्श समाज की परिकल्पना जो है ना वो केवल और केवल इससे पूरी हो सकती है। तो एक्चुअल में ये भविष्य को देखते हुए रखा गया था। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये पॉइंट जो है ना वो भविष्य को देखते हुए रखे गए थे। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, एक है ना।
तो दीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, है ना, प्रिंसिपल ऑफ द फंडामेंटल, ये बात, हैंस दे इम्पोज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटी फॉर देयर एप्लीकेशन। तो ये केवल और केवल, है ना, नैतिक बाध्यता लाते हैं कि आप नैतिक रूप से बाध्य हैं कि आपको ये सभी, है ना, चीज़ों को मानना होगा, ठीक है। बट द रियल फोर्स सैंक्शन बिहाइंड दैम इज पॉलिटिकल एंड दैट इज पब्लिक ओपिनियन। लेकिन ये सभी, है ना, पॉलिटिकल विल पावर पर निर्भर करता है कि कौन सी राज्य सरकार है। आपने देखा हो कुछ राज्य सरकारों ने ना बढ़ चढ़ के नीति निदेशक तत्वों को लागू किया है ना। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, ये ना केस आपको याद रखना है, मिनर्वा मिल केस 1980 में आया था, है ना, जो केशवानंद भारती बनाम केरला केस है, जो जिसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। तो मिनर्वा मिल्स केस जो है ना, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ, तो जो भारत का संविधान बनाया था ना, वो किसके आधार पे बनाया था कि बैलेंस होना चाहिए किसमें, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, मतलब नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स में, है ना, दोनों में बैलेंस होना चाहिए था। पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखिए इसके बाद वाला जो लेक्चर है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।